नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 5 बजे 10 रिपोर्टर्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने कार्यक्रम किया था, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके आधार पर तकरीबन 34 कांग्रेसी नेताओं पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और इसी से गुस्साए कांग्रेसी नेता अपनी गिरफ्तारी देने के लिए थाने पहुंच गए। आपको बता दें कि प्रेमचंद गुड्डू ने सांवेर में यह कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें इंदौर शहर के कई कांग्रेस नेताओं के साथ ही सागर विधानसभा के कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया था और तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसके आधार पर 34 कांग्रेस नेताओं पर मामला दर्ज किया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस की कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता सांवेर थाने में गिरफ्तारी देने के लिए पहुंच गए और इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, उनके साथ साथ कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बीजेपी का संगठन क्यों काम करे और बीजेपी के जो वोट देने वाले विचार वाले लोग हैं वो भी इनकी मदद क्यों करें, ये सवाल आज पूरे प्रदेश में, पूरे सांवेर में है। मैं मानता हूं कि तुलसीराम सिलावट में थोड़ा सा पानी बचा हो तो 40,000 रुपया हेक्टेयर आपकी सरकार है, आप मंत्री हो। सांवेर के किसानों को मुआवजा दिलवाओ तो माने कि आप मंत्री हो, नहीं तो आप जिस तरीके से आपने वोट को बेचा अपने स्वार्थ के लिए, किसान के लिए क्या किया आपने? बिजली के बिल जो किसानों के बढ़े हुए हैं, जो कमलनाथ ने कम किए थे, वो माफ करवाओ पूरे, तब तो हम माने कि तुमने जो अपना वोट बेचा उसका कुछ मर्म है आप में। मैं मानता हूं कि बीजेपी के लोग चुनावी आयोजन करते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं। मुख्यमंत्री अभी आए थे, कई लोगों का खाना हुआ, प्रशासन हाथ बांध के नौकरों की तरह खड़ा रहा। पुलिस और टीआई हाथ बांधकर पुलिस विभाग के लोग नौकरों की, कार्यकर्ताओं की तरह खड़े रहे। और एक राष्ट्रपति की श्रद्धांजलि सभा में आपने 40-40 लोगों पे मुकदमे लगा दिए, 50-50 लोगों के और अन्य नाम लिख दिए। ये अन्याय कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी और मैं पुलिस प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि समय बदलने वाला है। 42 दिन, ये 7-8 दिन का मंत्री बचा है तुलसीराम सिलावट, और 42 दिन में सरकार जाएगी। जिस अधिकारी कर्मचारी ने अपनी दायित्व का निर्वहन नहीं किया और हठधर्मिता की और बीजेपी के झांसे में आके कार्यकर्ता के रूप में काम किया, वो याद रहे। मैं तो थोड़ा सरल आदमी हूं, पर प्रेमचंद गुड्डू की चक्की बहुत आटा बारीक पीसती है, याद रखना। तो आगे से गणेश तिवारी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या है ये पूरा मामला? जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति के लिए एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया और उसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे और वहां पर अगर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया तो उन पर मामला दर्ज किया गया, लेकिन अब जिस तरीके से राजनीति जो है वो इस पूरे मामले पर तेज होती नजर आ रही है, तो क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके से ये जो नेता वहां पर पहुंचे थाने में अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, तो क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, घटना मध्य प्रदेश के इंदौर के सांवेर विधानसभा की है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, उपचुनाव हैं, ऐसे में सांवेर विधानसभा में सबसे ज्यादा राजनीति अभी चल रही है। अगर हम घटना का विवरण की बात करें तो जो घटना थी वो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के श्रद्धांजलि के समय की बात है, जब कांग्रेसियों द्वारा बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ इकट्ठी की गई और उन्हें श्रद्धा अर्पण की गई। इसके बाद ही भाजपा और कांग्रेस द्वारा राजनीति बराबर चालू हो गई, जिसके बाद भाजपा के दबाव में करीब 34 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज की गई। वहीं 3 से 4 लोगों के खिलाफ नामजद कार्रवाई की गई, जिसके बाद राजनीति और ने पूरी तरह से तूल ले लिया और अब जाकर वही कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता, मंत्री व पूर्व सांसद जाकर वहां पर गिरफ्तारी देने पहुंचे। जी गणेश, जिस तरीके से वहां पर ये सभी नेता अब अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे, वहां पर भी कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना को खुलेआम न्योता दिया जा रहा है। और इसके अलावा जिस तरीके से अब उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के कहीं ये राजनीतिक जो एक तरीके से ध्रुवीकरण है या फिर वोटों को अर्जित करने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इस तरीके का रवैया कांग्रेस नेताओं की तरफ से अपनाया जा रहा है या फिर कांग्रेस नेताओं पर जानबूझकर के पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कांग्रेस नेताओं का सरासर पूरी तरह से आरोप है कि कहीं ना कहीं ये भाजपा पार्टी की दबाव में आकर पुलिस जो है लगातार
उनके खिलाफ एफआईआर की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें चुनाव की, तो निश्चित तौर पर यह कहना बुरा नहीं होगा कि मध्य प्रदेश के सांवेर में उपचुनाव है, और ऐसे में यहाँ पर चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, वहीं चाहे कमलनाथ हो, सबकी निगाहें इसी सीट पर टिकी हुई है। तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो ये चुनावी ध्रुवीकरण भी है, जहां जनता को, वोटरों को रिझाने या उन्हें लुभाने के लिए ये बराबर लगातार जो है बार बार अलग अलग तरीके से ऐसे जो है कृत्य किए जाते हैं, ताकि उससे जनता और चुनावी ध्रुवीकरण तैयार हो सके। जी, जिस तरीके से जीतू पटवारी का जो बयान अब सामने आया है, उसमें वो साफ तौर पर तुलसी सिलावट पर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या तुलसीराम सिलावट यहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर उनकी सीट बदल दी जाएगी? अभी अगर हम माने, हालांकि भाजपा ने अभी कोई ऐसा सीट या दावेदारी प्रस्तुत नहीं की है, लेकिन अगर हम बात करें तो जो दावेदारी एक तरह से जो मानी जाती है वो भाजपा की तरफ से तुलसीराम सिलावट सांवेर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रेमचंद गुड्डू इस सीट पर सबसे आगे है, उनका काफी वर्चस्व है। तो जो आमना सामना अगर हम कहें होने जा रहा है, तो वो भाजपा की तरफ से तुलसीराम सिलावट, वो कांग्रेस की तरफ से प्रेमचंद गुड्डू का होने जा रहा है। जी, स्थानीय लोगों में किसकी तरफ झुकाव फिलहाल देखने को मिल रहा है? क्या यहाँ पर तुलसीराम सिलावट का जनाधार ज्यादा दिखाई दे रहा है या फिर प्रेमचंद गुड्डू के पक्ष में आम लोगों का जो झुकाव है वो दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर राजनीतिक विश्लेषण की बात करें तो जो सांवेर विधानसभा है, हालांकि वो भाजपा समर्थक विधानसभा है, पूर्व में भी वहां से भाजपा से जो विधायक है राजेश सोनकर रह चुके हैं और काफी सीटों से जीते थे। लेकिन अगर हम चुनावी ध्रुवीकरण की बात करें तो अभी जिस हिसाब से कांग्रेस इसको राजनीतिक तूल देते हुए लगातार जो है ये लोग जो 27 लोग जो कांग्रेस से भाजपा में सम्मिलित हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं उसको पॉइंट बनाकर और इस चीज पर राजनीति करने जा रही है, जिसपे ये देखने वाली बात होगी कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस तरह आगे आ सकती है और चुनाव में कहीं ना कहीं जीत अर्जित कर सकती है। हालांकि अगर जनता का झुकाव देखें तो वो अभी यह कहना उचित नहीं होगा कि भाजपा की तरफ है या फिर कांग्रेस की तरफ, क्योंकि जनता दोनों पार्टियों का जहां भी कोई कार्यप्रणाली या ऐसा चुनावी रैली होती है तो जनता कभी भाजपा की तरफ से भी चली जाती है, कहीं कांग्रेस की तरफ से भी चली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ जो अगर हम सांवेर विधानसभा की बात करें तो झुकाव जनता का भाजपा की तरफ ज्यादा रहता है। जी, जिस तरीके से जो कार्यक्रम अब किए जा रहे हैं, चाहे वो पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देने की बात हो या फिर अब गिरफ्तारी अपनी करवाने की बात हो कांग्रेस नेताओं की तरफ से या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और अन्य नेता भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। तो ऐसे में भारी संख्या में लोग उनके साथ जुट रहे हैं और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन क्या जो बीजेपी के कार्यक्रम होते हैं, बीजेपी के नेताओं के जो कार्यक्रम होते हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई की जाती है या फिर सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है? देखिए, अगर साफ तौर पे अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में भी है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसकी सरकार होती है कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी उसके झुकाव में या फिर उनके आदेशों का ज्यादातर पालन करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में विपक्ष है। अगर हम पूर्व की बात करें तो जब कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, तब भी ऐसा देखने को आया कि ज्यादातर जो कार्रवाइयां या फिर एफआईआर होती थी वो भाजपा नेताओं की होती थी। अब वर्तमान में भाजपा की सरकार है तो निश्चित तौर पे ऐसा उसके अगेंस्ट ही देखने को मिलेगा और वही देखने को मिल रहा है जहां भाजपा की तरफ से लगातार जो है ज्यादातर कार्रवाइयां या फिर एफआईआर ऐसी आगामी जो चुनावी रैली होती है या सभाएं होती हैं तो उसमें ज्यादातर उल्लंघन के केस जो बनते हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर ही बनते हैं। और इसी पर आज हमारे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी निशाना साधते हुए तुलसीराम सिलावट पर भी कहा है कि यह जो सरकार बची है, मात्र 42 दिनों की सरकार बनी है, हम वापस से आकर और इसका मुंहतोड़ प्रशासनिक अधिकारियों को जवाब देंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिसकी सरकार उसके प्रशासनिक अधिकारी और उसी के आदेशों का पालन। बिल्कुल गणेश, जब कांग्रेस की सरकार गिरी थी तो उससे पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस वक्त जब विपक्ष में थे वो ये आरोप लगाते थे कि कांग्रेस की और कमलनाथ के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरह जो सरकारी अधिकारी हैं, वो कर्मचारी हैं, वो ऐसा काम करते हैं जैसे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हों। तो ऐसे ही अब आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि अब ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो सरकारी अधिकारी और पुलिस कर्मचारी हैं, उन पर इस तरीके के आरोप लगाना कितना उचित है? हितेन, अगर हम बात करें तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है ये ज्यादातर जो है चुनावी ध्रुवीकरण होता है, जनता को लुभाने का होता है, जनता को कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का होता है कि वर्तमान सरकार हमारे साथ या आपके साथ किस तरह से भेदभाव कर रही है, ताकि जनता उस चीज को समझे और जनता का ध्रुवीकरण और जनता के जो वोटर हैं
वो कहीं ना कहीं उनका ध्रुवीकरण वर्तमान या फिर जो कांग्रेस पार्टी है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो निश्चित तौर पर, हालांकि अगर हम बात करें तो इस तरह की जो कार्रवाइयां होती है निश्चित तौर पर द्विपक्षीय होना चाहिए, एक पक्षीय कार्रवाइयां नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा की भी ऐसी रैलियां होती हैं और कहीं ना कहीं वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार जो है धज्जियां उड़ाई जाती हैं या फिर ऐसी ऐसी चीजें देखने में मिलती हैं। लेकिन एक संदेह और एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि सिर्फ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता या नेता जब ऐसी लगातार चुनावी रैलियां करते हैं, या तो उन्हें इस रैलियों की परमिशन नहीं दी जाती है या फिर अगर वो रैली करते हैं तो इस तरह के एफआईआर दर्ज हो जाते हैं। जी तमाम जानकारी देने के लिए गणेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से अब उपचुनाव जो है वो होने वाले हैं, इसी को लेकर के अब सियासत तेज होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लेह पहुंच चुके हैं और वो शुक्रवार को भी वहीं पर रहेंगे और इस दौरान सीनियर फील्ड कमांडर उन्हें एलएसी की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। आर्मी चीफ चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। आर्मी चीफ का दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब बातचीत के बावजूद चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। 29 और 30 अगस्त की रात को अगर बात की जाए तो चीनी सैनिकों ने पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर के पहाड़ी पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने उसे नाकाम कर दिया। तभी से दोनों देशों के सैनिक जो है वो आमने सामने डटे हुए हैं और इसी बीच चीन के सैनिकों ने 1 सितंबर को भी घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन लगातार चीन को मुंह की खानी पड़ रही है और चीन उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है और उसी को लेकर के भारतीय सेना भी जवाब करारा दिया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से। और अब खुद सेना के जो प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे वो वहां पर पहुंच चुके हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए। लगातार भारत और चीन में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है लद्दाख के क्षेत्र में, और उसी को लेकर के अब लगातार वहां पर घुसपैठ की कोशिश भी चीन की सेना की तरफ से की जा रही है, लेकिन बार बार मुंह की खानी पड़ रही है चीन को। जिस तरीके से भारतीय सेना वहां पर मुस्तैद है और भारतीय सेना चीनी सेना को खदेड़ने का काम बार बार कर रही है, और इसी को लेकर के अब जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के लगातार जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं चीन की तरफ से सामने आ रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तनाव अब और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चीन एक तरफ से ये बात कहता है कि हम उकसावे की कार्रवाई नहीं करते, हम शांति चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ घुसपैठ की कोशिश भी की जाती है और ऐसे में भारतीय सेना की तरफ से उनको करारा जवाब दिया जाता है। चीन को बार बार मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन फिर भी कितनी मुस्तैद है हमारी सेना, क्या कुछ तैयारियां हैं और कितनी तैयार है हमारी सेना, इस पूरी बात की जानकारी लेने के लिए और हालात की जो वहां पर स्थिति बनी हुई है उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए अब खुद सेना प्रमुख वहां पर पहुंच चुके हैं और लेह में वो 2 दिन के दौरे पर हैं और तमाम जानकारी वहां पर जो फील्ड कमांडर हैं वो एलएसी की मौजूदा स्थिति के बारे में उन्हें जानकारी देंगे और हालात का जायजा लेने के लिए अब खुद सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे वहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि लगातार जिस तरीके की जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उसको निपटाने के लिए वहां पर शांति कायम करने के लिए लगातार बातचीत की प्रक्रिया जो है वो जारी है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र, क्या कुछ फिलहाल जानकारी है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है मनोज मुकुंद नरवणे के बारे में, क्या कुछ स्थिति का जायजा उन्होंने लिया है, कहां पर है फिलहाल? जी देखिए, आर्मी चीफ जो है वो लद्दाख पहुंच चुके हैं और वहां पर बात जो है कमांडर के साथ कर रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं कि वहां पर क्या क्या हालात जो हैं वो चल रहे हैं। कि जिस तरह से जून के महीने में गलवान घाटी के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें 100 चाइना के सैनिक जो हैं मारे गए थे, और उसके बाद 29 और 30 अगस्त को जब रात को चाइना के सैनिकों ने करीब 200 के करीब चाइनीज सैनिक थे जिन्होंने एक इलाके पर कब्जे करने की कोशिश की थी, जिसका भारतीय सैनिकों ने भी करारा जवाब दिया। और 3 ऐसे ब्लैक टॉप जगह हैं जहां पर भारत की सेना जो है उन्होंने चीन से वो इलाका छीन लिया है और वहां पर अपना कब्जा जो है वो कर लिया है। उसके बाद से वहां पर तनाव जो है वो बरकरार है। चाइना के सैनिक भी वहां डटे हुए हैं, उनकी तोपें और भारतीय सैनिक की तोपें जो हैं उनके मुंह एक दूसरे की तरफ है। और खासकर अब जिस तरह से आज रक्षा जी सेना प्रमुख वहां पर जी सेना प्रमुख पहुंचे हैं, तो वहां पर कहीं न कहीं अब जो एलएसी के जवान डटे हैं उनका मनोबल जरूर बढ़ा है, क्योंकि इससे पहले भी जब गलवान का इंसिडेंट हुआ था उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी कारण, क्योंकि
पहले राजनाथ सिंह जो है उन्होंने पहुंचना था, लेकिन ठीक औचक दौरा जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा वो किया गया था। तो कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे दौरे जो हैं वो जवानों के लिए किए जाते हैं, ताकि जिस तरह से चाइना के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनको वहां पर अब स्थिति क्या है उसको जांचने के लिए नरवणे 2 दिवसीय दौरे पर है लद्दाख में। और वहां पर हालांकि जिस तरह से तनाव बना हुआ है और उसको लेकर जो है कमांडर लेवल की मीटिंग जो है वो मीटिंग का दौर जो है चाइना के साथ जारी है, लेकिन तनाव जो है वो कम नहीं हो रहा है। हालांकि चाइना लगातार अपने विस्तारवादी नीति को जो है वो अपनाता है, लेकिन इस बार जो है चाइना को फिलहाल खानी तनाव पड़ी को है। कम करने के लिए उसके बारे में क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहे हैं? देखिए, तनाव को कम करने के लिए कमांडर लेवल की 2 बार बात हो चुकी है और 1 बार ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत जो है वो भी हुई है, लेकिन वार्ता फिलहाल जो है वो विफल हुई है। कहीं उसका सकारात्मक जवाब जो है वो नहीं मिला है, लेकिन चाइना के सैनिक जो है वो भी अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि भारत ने बिना किसी कारण जो है वो उनका जो इलाका है उसको कब्जा लिया है, लेकिन अगर 65 के बाद की 62 के बाद की बात करें तो जो भारत का छीना हुआ इलाका था वो भारत ने वापस ले लिया है। अब इस बात से चिढ़ा हुआ चाइना जो है वो उसने अपना जमावड़ा जो है खास करके टैंक और आर्टिलरी गन का वो भारत की तरफ कर लिया। हालांकि भारत पूरी तैयारी के साथ वहां पर डटा हुआ है और खास करके जब से गलवान का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद फ्रांस से राफेल की डील हुई, राफेल भारत के पास पहुंचा और इसके चलते खास करके चाइना और पाकिस्तान दोनों जो है इस समय घबराए हुए हैं, क्योंकि राफेल रविंद्र, तमाम अपने आप जानकारी में देने के लिए बहुत बहुत तो शुक्रिया आपका। तो लेह दौरे पर आप पहुंच चुके हैं सेना प्रमुख और वहां पर हालात का जायजा वो ले रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद से अयोध्या के विकास कार्यों में भी तेजी आ गई है। अयोध्या को दुनिया भर में चमकाना सीएम योगी का मुख्य उद्देश्य लग रहा है और ऐसे में बार बार सीएम योगी अयोध्या पहुंचकर विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं और योगी आदित्यनाथ अब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि अयोध्या को भी नए तरीके से सजाया जाए, जिससे कि दुनिया भर में अयोध्या के नाम को चमकाया जा सके। और सीएम योगी अयोध्या के विकास कार्यों और तैयारियों का लगातार मुआयना कर रहे हैं। एक बार फिर से अयोध्या के विकास पर चर्चा करने के लिए, महत्वपूर्ण बैठक करने के लिए सीएम योगी अयोध्या दौरे पर पहुंचने वाले हैं और सीएम योगी अब तक के कार्यों की समीक्षा करेंगे और साथ ही आने वाले दिनों में क्या कुछ करना है इस पर भी चर्चा की जाएगी। पर्यटन विभाग ने यह अनुमान लगाते हुए बताया है कि साल 2021 में लगभग 2.5 करोड़ पर्यटक अयोध्या आ सकते हैं और वहीं 2031 तक यहाँ ये संख्या जो है वो 6.5 करोड़ तक हो सकती है। और माना यह भी जा रहा है कि सीएम योगी गुरुवार की बैठक में आने वाले समय में पर्यटकों की भीड़ के हिसाब से अयोध्या में सुविधाएं विकसित करने पर जोर देंगे। और अभी तक अयोध्या में राम की पैड़ी, गुप्तार घाट, दिगंबर अखाड़ा में बहुउद्देशीय हॉल और लक्ष्मण किला घाट का निर्माण किया जा चुका है। तो लगातार जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जो है वो तेज हो रही हैं, नक्शों को भी स्वीकृति मिल गई है और उसके बाद अब लगातार जो भी वहां पर पर्यटन जो स्थल हैं और जो भी खूबसूरती बढ़ाई जा सकती है अयोध्या की, रामनगरी को जिस तरीके से सजाने संवारने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए वो लगातार अयोध्या के दौरे कर रहे हैं और विकास कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं। और इसी को लेकर के आज फिर से अयोध्या दौरे पर पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, कब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच जाएंगे? देखिए हितेन, सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में जो राम जन्मभूमि निर्माण करना है उसको लेकर के कल जो है बैठक की गई थी। जो अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से बैठक की गई। बैठक में जो राम मंदिर निर्माण के लिए नक्शा दिया गया था वो 2 नक्शे को पास किया गया है। उसको ट्रस्ट के जो महासचिव है चंपत राय और विमलेन मोहन को आज सौंप दिया गया है हितेंद्र। और रही योगी आदित्यनाथ की आने की बात, जल्द ही वो आ सकते हैं और अयोध्या में निर्माण को लेकर के भी जायजा ले सकते हैं हितेंद्र। जी, तो कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जिनके बारे में वो जो समीक्षा है वो करेंगे और बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं?
देखिए, जिस तरीके से जो नक्शा पास हुआ है, जिसका 2,74,000 वर्ग मीटर राम जन्मभूमि परिसर का है, और कवर्ड एरिया की बात की जाए तो 12,879 का है, उसको लेकर के जिस तरीके से मोहर लग चुकी है, जी। उसको लेकर के और जो अयोध्या में विकास कार्य होने हैं, जैसे सरयू घाट हो गए और अयोध्या के जो और मंदिरें हो गई उसको बनवाने को लेकर के, अन्य अयोध्या में जो कि पुरानी हो गई है उसको दुरुस्तीकरण कार्य को लेकर के सीएम योगी इस पर जो है जोर देंगे। हितेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से अयोध्या में अब अयोध्या को चमकाने की कोशिश सीएम योगी की तरफ से की जा रही है और उसी को लेकर के एक बार फिर से वो दौरा करेंगे और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। एक बार फिर से यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अयोध्या में एयरपोर्ट और रायबरेली में नेशनल हाईवे की जमीन को अधिकृत करने के लिए सरकार अलग अलग पैमाने का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे ही परेशान किसानों की समस्या सुनने के लिए वो जा रहे थे, लेकिन यहां पर दमन की राजनीति की जा रही है और जबरन रोक लिया गया। अपनी गिरफ्तारी पर यह बातें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कही हैं और अयोध्या जाते हुए बाराबंकी जिला प्रशासन ने उन्हें चौपुला के पास हाईवे पर रोक लिया और अघोषित गिरफ्तारी कर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस ले गई। और लल्लू ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के तहत सरकार अलग अलग रवैया अपना रही है। एयरपोर्ट की जमीन के लिए कुछ किसानों को 70 लाख रुपए बीघा तो कुछ को मात्र 10 लाख रुपए बीघा मुआवजा दिया गया। इसी प्रकार रायबरेली में भी हाईवे के लिए अधिग्रहित जमीन के लिए मात्र 10 लाख रुपए मुआवजा किसानों को दिया गया, जबकि वहां के बाजार का भाव आज के समय इससे अधिक है और सरकार भूमि अधिग्रहण कानून का खुला उल्लंघन कर रही है। इसी को लेकर के किसानों का दर्द जानने जा रहा था और जानना चाहता था कि सरकार कौन से नियम अपना रही है, लेकिन जबरन हमें रोक लिया गया। इतना ही नहीं, लल्लू ने यह भी कहा कि कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है, किसानों को हक दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। और एक तरफ वहां के किसानों को 10 लाख रुपए बीघा का मुआवजा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ जो हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया है मात्र 10 लाख रुपए भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत वहां लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है, जो पूरी तरह भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन है। हम किसानों से मिलने जा रहे थे, उनसे बात करने जा रहे थे, उनकी समस्या सुनने जा रहे थे और यह जानना चाहते थे कि आखिर शासन ने, सरकार ने कौन सा पैमाना अपनाया है। अगर 70 लाख रुपए बीघा की जमीन दूसरे को दिया जा रहा है, दूसरे गांव को, तो उन लोगों को भी 70 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। और 10 से 12 लाख रुपए भूमि जो लोगों का हाईवे के लिए लिया जा रहा है, वो उनके साथ धोखा किया जा रहा है। 10 लाख रुपए से भी अधिक में वहां जमीन का आज के डेट में बिक्री है। पूरी तरह भूमि अधिग्रहण कानून जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था, ये सरकार उसका उल्लंघन कर रही है। औने पौने दामों में किसानों का जमीन जबरन छीनना चाहती है। कांग्रेस पार्टी उनके हक और अधिकार के लिए उनसे मिलने जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो सरकार और प्रशासन जबरन रोकने पर भी। दीपक सिंह हमारे संवाददाता बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्यों अजय लल्लू को हिरासत में लिया गया? बताना चाहूंगा कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सुबह लखनऊ से अयोध्या किसानों से मिलने जा रहे थे, जिनको बाराबंकी पुलिस ने नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चौपुला पर रोक लिया गया। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और वहां से उनको गेस्ट हाउस ले जाकर वहीं पर अरेस्ट में रखा गया है। अजय कुमार लल्लू ने वहीं प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस द्वारा जो भूमि अधिग्रहण का कानून लाया गया था, सरकार उसके साथ खिलवाड़ कर रही है, उसमें भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसको लेकर हम किसानों से मिलने अयोध्या जा रहे थे, जहां पर किसानों की भूमि का अधिग्रहण चल रहा है। वहां पर प्रति बीघे किसी को 10 लाख रुपए, किसी को 70 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। इसी को लेकर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार को लेकर हम किसानों से मिलने जा रहे थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने के आदेश पर हमें रोक लिया गया है और पुलिस ने हमको रोक लिया और कोरोना काल का हवाला देते हुए, धारा 144 का हवाला देते हुए पुलिस ने अजय कुमार लल्लू को हिरासत में ले लिया है और उनको गेस्ट हाउस में ले जाकर के बैठा रखा है। अभी तक उनसे पूछताछ चल रही है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। रेलवे ट्रैक के किनारे झुग्गियों में रहने वालों को बड़ा झटका लगा है। अब उनका आशियाना उनसे छिनने वाला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है, जिसमें यह कहा गया है कि 3 महीने के भीतर नई दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक के आसपास करीब 48,000 झुग्गियों को हटाया जाए
और कोर्ट ने अपने फैसले में यह बात भी कही है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे या दखल ना दे। कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि सुरक्षा क्षेत्रों में जो अतिक्रमण हुआ है उसे 3 महीने की अवधि में हटा लिया जाना चाहिए और कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसमें राजनीतिक या फिर अन्य कोई हस्तक्षेप ना हो। इसके अलावा कोर्ट विचाराधीन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के संबंध में कोई स्टे नहीं लगाएगी, यह भी कहा गया है। और बता दें कि कोर्ट में दायर एक हलफनामे पर पीठ ने यह निर्देश दिया है जिसमें रेलवे ने यह कहा है कि 140 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की लंबाई के साथ दिल्ली में झुग्गियों की प्रमुख उपस्थिति है और रेलवे ने यह कहा है कि इसमें 70 किलोमीटर लंबा ट्रैक पटरियों के करीब क्षेत्र में मौजूद बड़े बड़े झुग्गी झोपड़ियों के समूह से प्रभावित है। रेलवे ने यह भी बताया है कि अक्टूबर 2018 में रेलवे संपत्ति से अतिक्रमण हटाने के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया गया था, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अतिक्रमण को नहीं हटाया जा सका। इस संबंध में दिए गए अपने फैसले में कोर्ट ने आगे कहा है कि हम निर्देश देते हैं कि 3 महीने के भीतर प्लास्टिक की थैलियों, कचरा आदि को हटाने की कार्य योजना भी तैयार हो और इसके लिए अगले हफ्ते संबंधित हितधारकों की बैठक बुलाई जाए और तुरंत काम शुरू किया जाए। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ दिशा निर्देश, क्या कुछ आदेश दिए हैं जो रेलवे ट्रैक पर झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग बसे होते हैं अब उनको वहां से हटा दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी की है, जो भी रेलवे लाइनों के पास जितनी भी झुग्गियां हैं या फिर कहे जो झोपड़पट्टी बना के ऐसे रहने लग जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए है, क्योंकि उनको हटाने की प्रक्रिया की जाएगी अब। मगर देखना होगा जिस तरीके से रेलवे लाइनों के आसपास काफी बड़ी तादाद के अंदर कई किलोमीटर तक कई बार कॉलोनियां बना ली जाती है, झुग्गियां बना ली जाती हैं और लगातार वहां पर रहना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं उसके वजह से हादसे भी होते हैं, क्योंकि रेलवे कई बार रेल लाइन पे से बंदे लोग निकलते हैं और कहीं ना कहीं रेल की चपेट में आ जाते हैं और कई बार तो मौतें भी हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अभी लॉकडाउन के अंदर भी ये देखने को मिला था कि प्रवासी मजदूर जा रहे थे और वो रेलवे ट्रैक पर ऐसे सो गए थे और कहीं ना कहीं उस पर सारे जाने मारे जा चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर था कि उसी को शायद मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी की है कि जितनी भी देश के अंदर जितनी भी रेलवे लाइनों के पास झुग्गियां झोपड़ियां बची हुई हैं उन सबको हटाने की प्रक्रिया की जाएगी। मगर देखना होगा डीएम कैसे रेलवे विभाग जो है जो वो और सरकार के किस तरीके से जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो जिस तरीके से लगातार जो अतिक्रमण हो रहा था और जो झोपड़ियों में जो लोग बसे हुए हैं अतिक्रमण करके, उन लोगों को अब वहां से हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह आदेश दिए हैं कि कोई भी कोर्ट इसमें स्टे ना लगाए, दखल ना दे और कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप भी इस पूरे मामले में नहीं होना चाहिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के बुलंदशहर में कानून के मुंह पर तमाचा मारने वाला एक वीडियो सामने आया है। योगी राज में यूपी से इस तरह के मामले सामने आना अब आम बात हो गई है और इसलिए इस बाइक सवार की पिटाई का मामला सामने आने के बाद यह कहा जा सकता है कि यह थप्पड़ भले ही एक बाइक सवार को पड़ रहा हो, लेकिन यूपी में कानून का कोई खौफ नहीं है, किसी में भी कोई खौफ नहीं है और इसीलिए कानून को लोग अपने हाथ में लेकर के उसका मजाक बना रहे हैं। दबंगई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद का है और बाइक टच होने को लेकर के बाइक सवार युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। मारपीट में बाइक सवार को गंभीर चोटें भी आई हैं। हालांकि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से दबंगई की जा रही है। सरेआम वहां पर लोगों की भीड़ जुटी हुई है, लेकिन कोई भी उसको जो दबंगई कर रहा है, जो युवक, उसको कोई भी नहीं रोक रहा है। और ऐसे में लगातार इस तरीके की तमाम खबरें उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं और इसीलिए यह कहा जा सकता है कि यूपी में कानून के मुंह पर ये तमाचे पड़ रहे हैं।
सरे रहा जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, ये घटना हुई है, इससे यह साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि किसी में भी उत्तर प्रदेश में अब कानून का खौफ नहीं रह गया है। जिस तरीके की ये तमाम वारदातें सामने आ रही हैं, तमाम सोशल मीडिया पर वीडियोस अब वायरल हो रहे हैं, तो उनसे साफ तौर पर यह अंदाजा लगा सकता है कि यूपी में किसी में भी अगर अपराधियों की बात की जाए तो उनका जो मनोबल है वो लगातार बढ़ रहा है और किसी में भी कानून का कोई खौफ दिखाई नहीं दे रहा है पुलिस प्रशासन पर। इससे साफ तौर पर यह सवाल उठता है, क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये सड़क की तस्वीरें। यूपी के बुलंदशहर से संजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के? क्या अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की है या अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई? हितेंद्र, ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। ये वीडियो जैसे सोशल मीडिया पे वायरल होता है, पुलिस को जैसे पता चलता है तो पुलिस एक्टिव होती है। आज कप्तान ने इसके ऊपर बताया कि इस पर मुकदमा दर्ज हो गया और जो इस पर आरोपी है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जी, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है? हाँ, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जी, क्या कुछ आरोप फिलहाल लगाया गया है जो पीड़ित युवक है उसकी तरफ से? क्या कुछ परेशानी उसको हुई थी और किस वजह से ये मारपीट हुई थी उसके साथ? पीड़ित युवक का कहना था कि मोटरसाइकिल टच होने के बाद जब उससे बदतमीजी करने लगा, उसके साथ गाली गलौज करने लगा, उसके साथ भरे बाजार में मारपीट करने लगा, तो उसने काफी अपने आप को बचाने की कोशिश करी। जो बाजार में राहगीर चल रहे थे उन्होंने उन्हें बचाने की भी कोशिश करी, लेकिन वो बच्चा रोक नहीं पा रहा था। बताया जा रहा था वो दबंग प्रवृत्ति का बंदा है। जी, वो पहले से ही दबंग प्रवृत्ति का आदमी है और इसी वजह से उसने उसके साथ मारपीट की। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो खबर मिल पाई है कि काफी चोटें पीड़ित युवक को लगी है, उसका इलाज चल रहा है फिलहाल या फिर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है? फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा था, उसे छुट्टी दे दी गई है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जिस तरीके की जो तस्वीरें सामने आई हैं ये अपने आप में एक कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है और तमाम इस तरीके की वारदातें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, तमाम इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति की मौत थाने में हुई है, जिसके कारण पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस अनूप राय को गिरफ्तार करके ले गई थी और थाने में लॉकअप में पुलिस ने उसकी पिटाई की है और पिटाई इतनी बेरहमी से की गई कि उसकी हालत खराब हो गई और जब उसकी तबीयत बिगड़ती देखी गई तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के ईटाहार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया और उसका जल्द ही अंतिम संस्कार करने के लिए भी कहा गया। लेकिन अनूप राय को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। বিষয় যে ভদ্র মহিলার ছেলে নাম হচ্ছে অনুপ রায়, এনারা পুরো পরিবার আগে সিপিএম করতেন। 7-8 মাস আগে भारतीय जनता पार्टी उन्होंने योगदान करें। पश्चिम बंगाल में भी इस तरीके की तमाम खबरें सामने आती हैं और जिस तरीके से पुलिस के हिरासत में इस व्यक्ति की मौत हुई है और पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने बेरहमी से उस युवक को पीटा है, उस युवक के साथ मारपिटाई की है और इतनी बेरहमी से बेदर्दी से उसकी मारपिटाई की गई कि उसने दम ही तोड़ दिया और जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है और पुलिस पर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप है। लेकिन पुलिस ने अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है पुलिस की तरफ से कि उसको हिरासत में क्यों लिया गया था, क्यों उसकी इतनी बुरी तरीके से पिटाई की गई कि उसकी मौत ही हो गई। अभी तक इस पूरे मामले में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जिस तरीके से लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं उससे साफ तौर पर पुलिस प्रशासन पर जो है वो लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। शांतनु बनर्जी पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर कि क्यों पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार किया गया था? क्या अभी तक इस बारे में कोई जानकारी मिली है? हितेंद्र, ये सबसे पहले यही देखिए, जो अनूप राय नाम के जो लड़का जिसका खून हुआ है और करीब 8 महीने पहले वो फिलहाल भाजपा में ज्वाइन किया था जी। तो सबसे बड़ी सवाल जो उसका घर वालों ने जो बोल रहा है जो काल उसको पुलिस ने उठा के लेके गया थाने पे और थाने पे उठा के ले जाने के बाद सुबह सुबह इतना जो बॉडी है वो बॉडी थाने के थोड़ी दूर पर मिला है। तो खुद घर वालों ने ऐसे कह रहा है कि करीब पुलिस ने उठाकर उसको पिटाई किया और पिटाई करने के बाद उसका मौत हो गया।
लेकिन पुलिस वालों के ओर से मतलब सूत्रों से जो जानकारी मिल रहा है, पुलिस वालों का सिर्फ यही कहना है कि जब मतलब अनूप को जब हम थाने पे जब लेके आया तो अनूप का तबीयत अचानक खराब हो गया था। तो खराब होने के बाद मतलब उसको अस्पताल में लेके गया और अस्पताल में ले जाने के बाद उसको अस्पताल से कहा गया है उसका मौत हो गया। लेकिन सबसे बड़ी सवाल जो सामने आ रहे हैं, अगर अस्पताल में मौत हो गया तो फिलहाल उसका बॉडी मतलब थाने का थोड़ा दूर में क्यों पाएगा, तो उस अस्पताल में रहना चाहिए था। सबसे बड़ी सवाल ये आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिर उसे हिरासत में क्यों लिया गया, गिरफ्तार क्यों किया गया था युवक को? ये भी हमने सूत्रों से जो मिल रहा है, कुछ दिन पहले मतलब इसी इलाका में एक डकैती घटना हुआ था और डकैती में मतलब कई लोगों को पकड़ लिया था और पकड़ लेने के बाद अचानक वही लोगों ने मतलब इसका नाम भी मतलब बोला था, इसीलिए सिर्फ मतलब अनूप राय को पुलिस ने उठा लिया, ये पुलिस का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल जो सामने आ रहा है, अगर उसका अस्पताल में मौत हो गया तो अस्पताल में उसका तो बॉडी रहना चाहिए था। पहले सवाल यही है कि उसका अस्पताल से बॉडी थाने का थोड़े दूर में क्यों मतलब फेंक दिया गया, ये कौन फेंका है? इसके बाद साथ साथ मतलब ये भी सामने आता है जो अगर मतलब उसका घर वालों का कोई क्यों मतलब बताया तक नहीं, जब उसका बॉडी मिल गया था, बॉडी मिलने के बाद कोई सिविक पुलिस जो वॉलंटियर है वो वॉलंटियर मतलब उसी इलाका में गया और उसको बॉडी को देखने के बाद उसको मतलब आइडेंटिफाई किया। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये जो सामने खड़ा हो रहा है कि उसका घर वालों को बिना पूछ कर बिना कुछ बताकर उसके अचानक पुलिस वालों के जब मतलब थाने पे उठा के लेके आया, लेकिन थाने पे उठाने के बाद मतलब उसका अगर ये जो मौत हो गया। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु। तो जिस तरीके से ये मौत हुई है अपने आप में एक बड़ा सवाल है और पुलिस पर ये अब सवाल उठेगा, लेकिन पुलिस को इसका जवाब भी देना होगा। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरियाणा के चरखी दादरी में पीटीआई अध्यापकों ने जमकर के विरोध प्रदर्शन किया है और इस दौरान सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई है। साथ ही अध्यापकों ने इस दौरान चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान के आवास का घेराव भी किया है। दरअसल चरखी दादरी विधायक सोमवीर सांगवान ने जींद में पीटीआई अध्यापकों से यह वादा किया था कि जल्द ही आपकी नौकरी बहाल की जाएगी, लेकिन उन्होंने यह वादा अभी तक भी पूरा नहीं किया है और इसी को लेकर के उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सोमवीर सांगवान के पास जो 18 तारीख को इसने जींद के अंदर 110 खापों के बीच में जो वादा किया था उसका आप जवाब मांगने के लिए आए हैं। जो इसने वहाँ वादा किया था 25 तारीख तक या तो मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा, नहीं तो मैं समर्थन वापस लेके आपके बीच दरी पे बैठ जाऊंगा। तो हम उसके लिए इनसे जवाब मांगने के लिए आए हैं। तो आगे किस तरह क्या रहेगा? देखिए आगे का बहुत बार ये हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है। आज हम यहाँ सोमवीर सांगवान से जवाब मांगने आए हैं। अब तक हम इनसे हाथ जोड़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अब हम इनसे हाथ नहीं जोड़ेंगे। अब हम इनसे जवाब लेंगे जो हमने 80 दिन तक तपस्या की है। नरेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ आरोप पीटीआई अध्यापकों की तरफ से लगाए गए हैं विधायक पर और क्या कुछ मांग उन्होंने की है? तो ऐसा है हितेंद्र, देखिए पीटीआई अध्यापक लगातार पिछले 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज उन्होंने चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान के आवास तक घेराव किया जी और भारी पुलिस बल प्रशासन की ओर से तैयार किया गया था। वहीं पीटीआई अध्यापकों ने विधायक सोमवीर सांगवान पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जींद एक पंचायत आयोजित की गई जिसमें विधायक सोमवीर सांगवान ने पीटीआई अध्यापकों को सेवा बहाल देकर आश्वासन दिया। इसी को लेकर आज पीटीआई अध्यापकों ने विधायक के आवास का घेराव किया और वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जिस तरीके से नरेंद्र ये जो आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से पीटीआई अध्यापकों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, उनका घेराव किया है, तो क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है या कोई आश्वासन उन लोगों को दिया गया हो? विधायक सोमवीर सांगवान ने अभी भी कहा है कि मुख्यमंत्री से इस बारे में बातचीत चल रही है और पीटीआई अध्यापकों के लिए सेवा बहाल को लेकर कोई उचित रास्ता निकाला जाएगा, यह कहना है विधायक सोमवीर सांगवान का। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार पूरे हरियाणा में ही पीटीआई के जो अध्यापक हैं वो काफ़ी परेशान हैं अपनी नौकरी जाने से और इसी को लेकर के वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं और विधायकों का, मंत्रियों का घेराव भी कर रहे हैं। और इसी बीच चरखी दादरी से ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, पीटीआई अध्यापकों ने विधायक सोमवीर सांगवान का घेराव किया है और वादा खिलाफी का आरोप उन पर लगाया। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हिमाचल के धर्मशाला में टांडा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स
नर्सेज और उनके बच्चों सहित 35 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने यह कहा है कि 25 के लगभग डॉक्टर्स हैं जो कि संक्रमित हो चुके हैं और इसके अलावा नर्सेज और उनके बच्चों सहित ये आंकड़ा लगभग 35 के पार पहुंच चुका है। और ऐसे में कोरोना का जो संक्रमण है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी तेजी से फैल रहा है और जो कोरोना योद्धा, जो डॉक्टर्स कोरोना से सीधे तौर पर लड़ाई लड़ते हैं, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जो डॉक्टर्स कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं उनको होम आइसोलेट करने के लिए कहा गया है। और इसके अलावा लगातार जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर के अब चिंता जो है वो धर्मशाला प्रशासन की बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से टांडा मेडिकल कॉलेज में 25 डॉक्टर्स कोरोना की चपेट में अब तक आ चुके हैं। कोरोना का कहर देखिए, लगभग 25 के आसपास जो डॉक्टर्स हैं वो संक्रमित हुए हैं और कुछ हमारे जो नर्सेज हैं और उनके कुछ बच्चे भी हैं वो संक्रमित हुए। तो लगभग ये जो आंकड़ा है जो टोटल देखा जाए तो लगभग 35 के आसपास है। और इसके बावजूद भी जो हमारा टांडा हॉस्पिटल है, खास करके जो ओबीजी वार्ड है, फंक्शनल है। और हमारी कोशिश है कि अगर मैन पावर रिसोर्स कहीं और से भी आवश्यकता होगी, चाहे वो हमारे जो पेरिफेरल इंस्टीट्यूशंस हो वहाँ से लाने की आवश्यकता हो, वो आवश्यकता को हम पूरा करेंगे। और जो हमारा हॉस्पिटल है अभी अप एंड रनिंग है। देखिए, पूरे विश्व में इस प्रक्रिया पर लोगों ने मेहनत करना शुरू कर दिया है कि जो लोग असिम्टोमेटिक हैं और जो लोग 60 साल से नीचे हैं, जिनके अंदर कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास अपना सेपरेट वॉशरूम हो, सेपरेट कमरा हो, तो उनको होम आइसोलेट। विपिन शर्मा हमारे संवाददाता धर्मशाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, क्या कुछ पूरी जानकारी है किस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है? जो कोरोना से सीधे तौर पर लड़ते हैं जो डॉक्टर्स, वो भी अब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बड़ी संख्या ऐसी जो कोरोना की चपेट में डॉक्टर्स आ चुके हैं। जिस प्रकार प्रदेश में कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है, उसी स्तर पर जो है जिला कांगड़ा में भी अब रोजाना जो है कोरोना जो संक्रमण के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जिला कांगड़ा में पिछले 1-2 हफ्तों की बात की जाए तो भारी संख्या में जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे उसमें पुलिसकर्मी हो, डॉक्टर हो या अन्य स्वास्थ्य कर्मी हो, उनका ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। और इन 2 हफ्तों में जो है वो लगभग 45 कोरोना वॉरियर्स जो है वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसने प्रशासन की चिंताएं भी निश्चित तौर से बढ़ाई है, क्योंकि ये लोग फ्रंट लाइन पर जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और पूरी एहतियात के बावजूद जिस प्रकार ये आंकड़ा बढ़ा है, उससे चिंताएं जो है गंभीर हुई है। हितेंद्र जी, टांडा मेडिकल कॉलेज की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आई है? क्योंकि जिस तरीके से टांडा मेडिकल कॉलेज का जो स्टाफ है वो कोरोना की चपेट में आता जा रहा है। जी बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों की बात करें हम तो लगभग 25 के करीब डॉक्टर जो है वो कोरोना संक्रमित हुए हैं। और ऐसे में जहां पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के जूझना पड़ रहा है, ये चिंताएं और बढ़ेंगी, क्योंकि अगर डॉक्टर जो है कोरोना संक्रमित होंगे और अन्य जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो संक्रमित होगा, तो निश्चित तौर से जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है उसमें और ज्यादा मशक्कत जो है प्रशासन को करनी पड़ेगी। और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पूरी तरह तैयार है, पूरी एहतियात बरती जा रही है। बावजूद इसके जो संक्रमित हुए हैं उसके बावजूद भी पूरी तैयारी जो है प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से की ओर से की गई है। हितेंद्र जी, किस तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और डॉक्टर्स भी अगर कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, तो जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है ताकि आगे स्थिति गंभीर ना हो? हितेंद्र, निश्चित तौर से प्रशासन इसके लिए तैयार था, क्योंकि प्रशासन को ये अनुमान पहले से था कि धीरे धीरे जो प्रदेश है और जिला है उसमें जो है कोरोना के मामले बढ़ेंगे, उसको लेकर के प्रशासन ने तैयारी की है। जिला कांगड़ा की अगर हम बात करें तो जिला कांगड़ा में तमाम ऐसे जोनल अस्पताल हो या फिर जो हमारे अन्य अस्पताल हैं उसमें जो है पूरी व्यवस्था जो है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है। और अन्य बीमारियां ओपीडी जो है वहां पर सुचारू की गई है। और यदि स्थिति गंभीर होती है तो भविष्य में टांडा और जनरल अस्पताल को छोड़ करके जिला के जो बाकी स्वास्थ्य संस्थान है उसमें भी व्यवस्था रहेगी और लोगों का इलाज जो है वो किया जाएगा। ये स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का कहना है कि किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पूरी कमर जो है वो कस के बैठा है।
जी हितेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में लगातार जांच जारी है। जांच के दौरान सीबीआई को कई गड़बड़ियां भी मिल रही हैं और रिया चक्रवर्ती सहित तमाम लोगों के बयानों में काफी विरोधाभास है। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से सीबीआई आज फिर से पूछताछ कर रही है। वहीं ईडी और एनसीबी की जांच भी आगे बढ़ रही है। किस किस पर जांच की आंच? सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। सीबीआई की जांच का आज 14वां दिन है। केंद्रीय जांच एजेंसी गुरुवार को रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। उनसे पिछले 2 दिनों में 18 घंटे सवाल जवाब किए गए। वहीं सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर ईडी ऑफिस पहुंचे, उनसे भी कल पूछताछ हुई थी। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और एक ड्रग सप्लायर के बीच हुई व्हाट्सएप चैट इस बीच वायरल हुई है। इस चैट से पता चलता है कि शौविक ने अपने पिता के लिए ड्रग्स मांगा था। इस खुलासे के बाद ईडी उन्हें भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। रिया के पिता इंद्रजीत से बुधवार को करीब 10 घंटे तक पूछताछ हुई। वे सुबह 10:30 बजे डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे और रात में करीब 8:30 बजे वहां से बाहर निकले। अधिकारियों के अनुसार सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा, उनके रसोइये नीरज सिंह, घरेलू सहायक केशव और अकाउंट मैनेजर श्रुति मोदी से भी 8 से 9 घंटे की पूछताछ हुई है। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और मां को बुधवार को नहीं बुलाया गया था। सुशांत की लाइफ का हिस्सा था ड्रग्स। सुशांत के मैनेजर रही श्रुति मोदी ने खुलासा किया है कि ड्रग्स सुशांत की लाइफ का हिस्सा बन चुका था। जानकारी के अनुसार उन्होंने सीबीआई के साथ पूछताछ में बताया कि वे सुशांत के लिए काम करने के कारण उनके वहां होने वाली पार्टीज में शामिल होती थी। उन्होंने कभी इनका इस्तेमाल नहीं किया था। इससे पहले श्रुति के वकील अशोक सारोगी ने खुलासा किया था कि सुशांत के घर होने वाली ड्रग्स पार्टीज में उनकी बहनें भी शामिल होती थी। एसएसआर मौत मामले में नया मोड़। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब तक कोई भी जांच एजेंसी करीब 3 महीने में यह साफ नहीं कर सकी कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का। इन सब के बीच सुशांत के पिता के सिंह के मुंबई पुलिस को 16 जून को दिए बयान की कॉपी सामने आई। उन्होंने कहा था कि सुशांत के मामले में कोई शक या शिकायत नहीं है। हो सकता है कि बेटे ने उदास होकर आत्महत्या की हो। हालांकि के सिंह के इस बयान पर उनके वकील विकास सिंह ने कहा कि मुंबई पुलिस से मराठी में बयान नहीं लेने को कहा गया था। इसके बावजूद उन्होंने परिवार से इस पर दस्तखत करवाए। के सिंह ने बयान में कहा था कि 14 जून से पहले सुशांत सिंह की तबीयत ठीक नहीं थी। 7 जून को उनकी और सुशांत की आखिरी बार बात हुई थी। पुलिस को दिए बयान में के सिंह ने रिया चक्रवर्ती का जिक्र नहीं किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। इस खबर पर सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, क्या कुछ पूरी जानकारी फिलहाल, क्या कुछ ताजा अपडेट इस बारे में मिल पा रही है? क्या कुछ जानकारी है सीबीआई की पूछताछ के बारे में? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि सीबीआई की पूछताछ जो है अब दिशा सालियान की मौत को लेकर शुरू कर दी गई है। जिस तरह से पहले भी जानकारी दी गई थी कि दिशा सालियान की मौत जो है कहीं न कहीं सुशांत की मौत से संबंध रखती है, इसका भी आरोप लगा था। लेकिन जिस तरह से अब सीबीआई जो है दिशा सालियान की मौत की जो जांच शुरू कर दी है, ऐसे में जिस तरह से दिशा सालियान जहां काम करती है, उनके मालिक बंटी सचदेवा को जो भी आज बुलाया गया था, तमाम पूछताछ की गई थी। इस दौरान तमाम जानकारी मिल रही थी कि रिया सालियान जो दिशा सालियान जो है सुशांत की जो पूर्व मैनेजर थी, तमाम वो पीआर कंपनी में काम करती है। हालांकि उस वक्त सुशांत की एक फिल्म आई थी, उसमें भी उन्होंने पीआर का काम किया था। जी, तो जिस तरीके से अब दिशा सालियान की मौत के मामले में भी अब जांच आगे बढ़ गई है, तो क्या कुछ इसके बारे में क्लू मिला है जिसकी वजह से सीबीआई ने अब इस मामले में जांच आगे बढ़ाई है? देखिए, जाहिर तौर पर जिस दिन दिशा सालियान की आकस्मिक मौत हुई थी, उसी दिन जो है रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़ के गई थी। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं कोई कनेक्शन है। दूसरी बात, बार बार ये कहा जाता है कि दिशा सालियान की मौत के बाद ही सुशांत की जो है मानसिक स्थिति थोड़ी बिगड़ी थी। इसको भी लेकर बार बार बातें सामने आई थी। तो इस संबंध में भी देखा जा रहा है कि क्या दिशा सालियान की मौत से सुशांत का संबंध है या नहीं, इसको लेकर सीबीआई अब जांच कर रही थी। जी, रिया के पिता से भी लगातार बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, तो आज ऐसे में क्या कुछ पूछताछ उनसे की जा रही है? देखिए, आज रिया के पिता से करीब 5 घंटे की पूछताछ की गई है। उस 5 घंटों में जिस तरह से सुशांत के पैसों के लेकर, सुशांत के रिया के बीच के संबंधों के लेकर और रिया और खुद जो है रिया चक्रवर्ती के पिता जो है
सुशांत को दवाइयां देते थे, दवाइयां कहां से लाते थे, जी प्रिस्क्रिप्शन कौन लिखता था। वही दूसरी बात, क्या रिया और सौविक ड्रग्स लेते थे, इसकी भी जानकारी। क्या रिया और सुशांत के बीच का जो संबंध था, इसकी जानकारी उनके पिता को थी। दूसरी तरफ ये भी बात सामने आ रही है कि महेश भट्ट के संबंधों को लेकर क्या उनके पिता को जानकारी। तमाम चीजें जो है सीबीआई ने आज परत दर पर पूछताछ किया। हालांकि आज जल्दी उनको छोड़ दिया गया, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि कल रिया चक्रवर्ती और उनके पिता जी इंद्रजीत चक्रवर्ती को पुनः जो है सीबीआई पूछताछ के बुला सकती है। जी सत्य प्रकाश, इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे, ईडी की तरफ से जांच आगे बढ़ रही है तो उसमें क्या कुछ किया जा रहा है, किस किस से फिलहाल पूछताछ ईडी की तरफ से की जा रही है? देखिए, ईडी की तरफ से आज सौविक चक्रवर्ती को बुलाया गया था, जिनके ऊपर ड्रग्स से संबंधित तमाम लोगों के सबूत मिले हैं। अब बात सामने आ रही है कि कल जो है एनसीबी सौविक के साथ साथ जो है रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ करेगी। हालांकि एनसीबी ने सम्मन जारी कर दिया सौविक के लिए, तो तमाम चीजें हैं जो अब सामने आ रही है। एनसीबी जब लगातार पूछताछ करेगी तो तमाम बड़े नामों के जो है खुलने की आशंका बताई जा रही है। वहीं दूसरी आज की अहम बात, जिस रनौत ने ट्वीट के ड्रग्स का जाल फैला हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी सेलिब्रेशन ड्रग्स के बिना होता नहीं है। ऐसे में कंगना रनौत ने भी कहा है, अगर मैं मुंबई आऊंगी तो तमाम राज खोल सकती हूँ, लेकिन मुझे मुंबई पुलिस से सुरक्षा चाहिए। इसको लेकर जिस तरह से राजनीतिक पैतरे में हलचल मचा है, जाहिर तौर पर संजय राउत ने अपने बयान में जी बिल्कुल, इसी बीच कंगना रनौत ने संजय राउत पर यह आरोप लगाया है कि आप मुंबई ना आए, इस तरीके की धमकी दी गई है। ऐसा कुछ अभी तक सामने आया है, इस बारे में कोई जानकारी? जाहिर तौर पर सबने कहा कि कंगना रनौत को आने ही नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर महाराष्ट्र के जो भाजपा प्रवक्ता है राम कदम, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कंगना रनौत झांसी की रानी है, अगर झांसी की रानी को मुंबई आने के लिए कोई रोकता तो हम उनका साथ देंगे। तो जाहिर तौर पर तमाम राजनीतिक जो है अब हलचल मच गई है। हालांकि शिवसेना खेमे में काफी हलचल देखी जा रही है। जी, इसकी वजह से शिवसेना के खेमे में काफी हलचल क्यों मची हुई है? आखिरकार इस तरीके की धमकियां जो दी गई है, जिस तरीके से कंगना रनौत ने कहा है कि उनको संजय राउत की तरफ से धमकी दी गई है, तो क्या शिवसेना की तरफ से इस बारे में कोई बयान सामने आया है? देखिए, शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने ही वो बयान दिया कि कंगना रनौत को आने ही नहीं दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पे शिवसेना खेमे से संजय राउत जो सांसद है, और इस तरह का उनका बयानबाजी कहीं न कहीं उनको शक के घेरे में बताता है कि शिवसेना के खेमे में ही इस तरह की बातें हो रही है। जी, क्या सीबीआई की जांच में अभी तक कोई राजनीतिक एंगल इस पूरे मामले में सामने आया है, जो राजनीतिक लोगों से भी पूछताछ की जा सके? देखिए, अब तक सीबीआई ने किसी भी राजनीतिक नेता को न बुलाया, नहीं तो सम्मन दिया है। फिलहाल जिस तरह से बताया जा रहा है कि संदीप सिंह का जो है संदिग्ध के तौर पे उस दिन आना और फिर अचानक गायब हो जाना, जाहिर तौर पर यह संदेह के घेरे में करता है। संदीप सिंह के बारे में बताया जाए कि संदीप सिंह का कनेक्शन कहीं न कहीं भाजपा से है। ऐसे में सीबीआई जो है अब संदीप सिंह को कभी भी बुला सकती पूछताछ के लिए। हालांकि जब संदीप को बुलाएगी तब सारी चीजें खुलने की जो है कवास लगाई जा रही है। जी, इसके अलावा एनसीबी भी जांच कर रही है इस पूरे मामले में, तो एनसीबी ने किसे किसे और कब बुलाया है? देखिए, कल सुबह 11 बजे सौविक चक्रवर्ती को उपस्थित होना है एनसीबी दफ्तर में। उसके बाद माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को भी बुलाया जाएगा। हालांकि एनसीबी लगातार रिया चक्रवर्ती के ऊपर नजरें बनाई हुई है। जिस तरह से ड्रग्स मामले में सौविक और रिया दोनों का नाम सामने आया है, वही सैमुअल मिरांडा का नाम है, तो जाहिर तौर पर इनको कभी भी बुलाया जा सकता है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले में 3 केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और नए नए खुलासे हर दिन हो रहे हैं, तो ऐसे में तीनों ही जो जांच एजेंसियां हैं वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं और लगातार पूछताछ का सिलसिला जो है वो भी लगातार जारी है। और ऐसे में नए नए खुलासे भी हो रहे हैं, तमाम आरोप भी कई लोगों पर लग रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।